इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 के जो बहाली आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए डेली दानिश सर का जो बुक है, इन्हीं से प्रश्न लेकर के आता हूं। क्योंकि इस बुक में बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। जैसे कि आप इस बुक में देख सकते हैं 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 इस बुक में सारा प्रश्न पूछा हुआ है। 1200 प्रश्न का सेशन मैं चला रहे हैं आप लोगों के लिए। यह प्रश्न इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है। आप हमारे अगर पिछले वीडियो अगर ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का, हम लोग हिस्ट्री कर चुके हैं, ज्योग्राफी अभी हम लोग सेशन चला रहे हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी पूरा खत्म कर देंगे। कल हम लोग ज्योग्राफी का 320 प्रश्न देख चुके थे। 321 प्रश्न आज हम लोग देखेंगे जो होमवर्क था। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, आज का प्रश्न हम लोग 321 देखेंगे। कौन सा प्रश्न कल हम लोग होमवर्क दिए थे। चलिए, आज हम लोग 321 प्रश्न देखते हैं। 321वां प्रश्न का कल हम होमवर्क दिए थे। बहुत सारे प्रश्न का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में अच्छा आया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए, हम लोग 321 प्रश्न आज देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न हम कल दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। घास हिरन बाघ, घास मछली गाय, घास खरगोश हाथी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ए हो जाएगा। बहुत सारे हमारे व्यूवर, हमारे सब्सक्राइबर जो हमारे परिवार के हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न का जवाब दिया है। बहुत सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में ए आया है। अगर आप लोग भी हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना चाहते हैं तो बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को वीडियो अगर अपलोड करें तो आपको साथ समय सूचना प्राप्त हो जाए। चलिए, हम लोग देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा एवं पोषक तत्वों के प्रवाह प्रतिनिधित्व करती है जो उत्पाद पौधों को शुरू करती है। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी। देखिए, यहाँ पे प्रश्न बन करके आएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ताओं मांसाहारी आदि तक की जाती है। खाद्य श्रृंखला का प्रतीक है। हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। वो कल का प्रश्न था 321, आज हम लोग 322 देखेंगे। चलिए, नया ऊर्जा के साथ, नया जोश के साथ हम लोग 322 प्रश्न आज देखेंगे ज्योग्राफी का। अगर आप हमारे हिस्ट्री का नहीं वीडियो देखे हैं, जाकर के हमारे चैनल पे देख लें। हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों प्राप्त हो जाएगा हमारे चैनल पे। चलिए, देख लेते हैं 322 प्रश्न क्या कह रहा है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया की विघटन नहीं होती है। कह रहा पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। जीवाणु, मृतपोजी, परजीवी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, इसका जवाब दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा डी। चलिए, देख लेते हैं समरी इसका क्या कह रहा है। कह रहा है पर्यावरण में प्लास्टिक, जीवाणु, मृतोपजीवी। यहाँ पे क्या कह रहा है। पर्यावरण में प्लास्टिक, जीवाणु, मृतपोजी एवं परजीवी प्रक्रिया के द्वारा अपघटित नहीं होती है। प्लास्टिक के अपघटित होने की उनके वर्ष लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब है प्लास्टिक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपघटित होने के अनेक वर्ष लग जाते हैं प्लास्टिक को। इसके रसायन आसपास के परिवेश में घुलने लगते हैं तथा समय के साथ छोटे छोटे घटकों में टूट जाते हैं तथा हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाती है। चलिए, हम लोग देख लेते हैं 323 प्रश्न क्या कह रहा है। 323 प्रश्न, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वे शामिल हैं सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय संयंत्र, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, इसका जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न क्या है तो देख लीजिए। यहाँ पे ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, याद रखिएगा। जो शामिल है सौर सेल, पवन चक्कियाँ, नाभिकीय ऊर्जा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका समरी हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। याद रखिएगा, अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं। अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप में नवीनीकरण संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सौर, पवन, यहाँ पे सौर देखिए, पवन, भू तापीय, बायोगैस, जैव अपशिष्ट तथा जल विद्युत शामिल हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न बन करके आ सकती है।
यहाँ पे याद रखिएगा। हाँ, और आप लोग याद रखिए, हम लोग टारगेट अगस्त से आने से पहले पहले पूरा 1200 प्रश्न क्लियर कर देंगे, जो इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद हम लोग मैराथन क्लास चालू करेंगे अगस्त से पहले पहले, इनको हमको ख़त्म कर लेना है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे ज्योग्राफी और हिस्ट्री का तो देख ले। आज हम लोग ज्योग्राफी खत्म कर देंगे जहां तक उम्मीद है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कौन सा आएगा, तो याद रखिएगा नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कौन सा आ सकते हैं नवीकरणीय संसाधन में, तो याद रखिएगा सौर हो जाएगा, पवन हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, वायु गैस और जैव अवशिष्ट, जल विद्युत शामिल है, याद रखिएगा। अच्छा, ऊर्जा। आगे देखिए 324 प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा आहार श्रृंखला में शाखान्वित, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है। देखिए प्रश्न कैसा कैसा प्रश्न बन करके आया था, जो पूछा हुआ बोर्ड का परीक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप अगर पूरा 1200 प्रश्न अगर देख लेते हैं तो जहां तक उम्मीद है मेरे को कि आप लोगों को परीक्षा में टीआरई 4 में किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है आहार तंत्र, आहार स्तर, आहार जल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आहार जाल हो जाएगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। विभिन्न आहार जाल श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में बहुत अंतर होती है। सामान्यतः प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो स्वयं अपने प्रकार के आहार बनाते हैं, अतः एक सीधे आहार श्रृंखला के बजाय जीवों को माध्यम आहार संबंध संख्यान्वित होते हैं, शाखान्वित श्रृंखलाओं का जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 325वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 325वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते समय, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बार बार पूछी जा रही है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, हरे पौधे जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का ग्रहण करते हैं उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हमारे एग्जाम में भी पूछा गया था टीआरई 1 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे दोहराया टीआरई 1 में शिफ्ट 2 का यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा पेपर 2 का भी पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्या है तो मैं फिर से पढ़ करके बतला देते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश ऊर्जा का ग्रहण करते हैं उस समय खाद्य ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था 5%, 2%, 1%, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। ये जब हम परीक्षा दे रहे थे बीपीएससी टीआरई 1, तब ये प्रश्न आया था। हम लोग बीपीएससी टीआरई 1 में ही हम लोग शिक्षक बन चुके हैं। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आज ही बतला देता हूँ, मैं भी एक शिक्षक हूँ। मैं टीआरई 1 क्लियर कर चुका था और अभी मैं टीआरई 1 में ज्वाइन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो मैं आज पहली बार आप लोगों को परिचय दे रहे हैं। मैं इससे पहले 2022 में छठा चरण की जो बहाली हुई थी उसी में मैं ज्वाइन किया था, और फिर उसके द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा जो बहाली हुई थी टीआरई 1 का एसएसटी सोशल साइंस का मैं शिक्षक हूँ। मैं बहाल कर चुका हूँ, अभी मैं शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पे नियोजित को मैं छोड़ करके बीपीएससी को ज्वाइन किया था। मैं छठा चरण में बहाल हुए थे पहले, अभी हम बीपीएससी के द्वारा एसएसटी का शिक्षक हूँ। चलिए आगे देखिए, धीरे धीरे मैं आप लोगों को सब बतला दूंगा। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी जवाब आता है, अच्छा प्रश्न का अच्छा जवाब आप लोग बिल्कुल देते हैं और दीजिए, ताकि देखिए कमेंट बॉक्स में अगर जवाब देते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, हमारे जो परिवार हैं, जो हमारे परिवार बढ़ रहे हैं, यूट्यूब परिवार, हमें बहुत खुशी होती है। और मैं दुआ भी करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग भी शिक्षक बनिए। मैं आप लोगों को पूरा उम्मीद और भरोसा और पूरा वादा दिलाते हैं कि मैं आप लोगों को पूरा टीआरई 4 तक पूरा 1200 प्रश्न क्लियर करवा दूंगा। और अगर आप कहिएगा तो मैं संडे को एक वीडियो लाने जा रहे हैं, जो SCERT जो पूछा हुआ प्रश्न SCERT 6 से 10 तक मैं आप लोगों को सोच रहे हैं संडे के क्लास चला दूं पर्सनल।
अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1%। चलिए यहाँ पे बतला देते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं, इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपने पत्तियों के पड़े प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत ग्रहण करता है, तो याद रखिएगा 1%। चलिए आगे 326 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यह बुक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का पूछा हुआ प्रश्न है। बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 326वां प्रश्न हम लोग कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कह रहा है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली। हम लोग पढ़ करके पूरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर 10th क्लास आप लोग पढ़े हैं सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में आप लोग को वहाँ 10th क्लास में मिल जाएगा। चलिए अगर नहीं भी पढ़े तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करवा देते हैं। चिपको आंदोलन पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। याद रखिएगा चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पर्यावरण एवं वन संरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा। आगे देखिए इसका प्रारंभ 1975 में किया गया था। याद रखिएगा इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो 1975 ईस्वी में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। कहाँ, तो उत्तराखंड राज्य में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा वृक्षों की कटाई से बचने के लिए शुरू किया गया था। इसके अतिरिक्त कौन कौन से थे याद रखिएगा। गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा गौरी देवी भी चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता था। देखिए यह प्रश्न बहुत तरह से फंसाया है बोर्ड में। इसमें तो आपको प्रश्न सीधा सीधी पूछा गया है। आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको अगर दे देता यहाँ पे याद रखिएगा क्या कौन सा ऑप्शन दे देगा, सुंदरलाल बहुगुणा। याद रखिएगा एक हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। अगर यहाँ पे दे दे आपको कि अतिरिक्त कौन थे, तो गोविंद रावत सिंह, चंडी प्रसाद भट्ट, और इसमें से बी और सी में रहे तो इसमें से आपका आंसर जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा नहीं बल्कि सभी जाएगा। याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि चिपको आंदोलन का संबंध किस किस से है, तो याद रखिएगा अगर प्रमुख नेता पूछा जाएगा तो सुंदरलाल बहुगुणा से हो जाएगा। याद रखिएगा उसके अतिरिक्त कौन कौन से शामिल थे वो भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोविंद रावत सिंह यहाँ पे याद रखिएगा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी भी चिपको आंदोलन का नेतृत्व करता था। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, मैं फिर से बता देते हैं 1975 ईस्वी में। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, किस राज्य में, तो याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य में। किसके द्वारा किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के राज्य में। चलिए यहाँ पे देखिए मेधा पाटकर, हम पिछले बार भी बतलाए थे, मेधा पाटकर के बारे में जान लीजिए। नर्मदा बचाओ का नारा किसने दिया था, तो मेधा पाटकर। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 327वां प्रश्न। 327वां प्रश्न क्या कह रहा है। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। कर आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। कह रहा स्वयं पोषी, प्राथमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या है, तो एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, स्वयं पोषी। चलिए देखिए कौन सा प्रश्न आया था। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं उसको स्वयं पोषी कहते हैं। याद रखिएगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए समरी कह रहा है कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर से बनते हैं। उत्पादन हरे पौधे या स्वयं पोषी प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। याद रखिएगा। जबकि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय स्तर मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता स्तर शामिल होती हैं। याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं 328वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूं तो आपको साथ समय सूचना प्राप्त हो जाए। टीआरई 4 से पहले हम लोग को 1200 प्रश्न पूरा क्लियर करवाना है। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है। स्वयंपोषी, कुछ जीवाणु, जंतु, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, एक से अधिक। देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वयंपोषी जीव
स्वयंपोषी जीव पौधे, शैवाल, कुछ जीवाणुओं क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक यौगिक जैसे शर्करा में परिवर्तित करते हैं। जीव सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। याद रखिएगा, जीव जो है सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के जीव मंडल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका उपयोग खाद्य श्रृंखला एवं अन्य जीव को द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए हम लोग 329वां प्रश्न देख लेते हैं। 329वां प्रश्न क्या आया था, देखिए यहाँ पे 329वां प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जा करके देख ले, वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रश्न नहीं के बारे में पूछा है। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। फास्फोरस चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 पेपर 2 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। प्रश्न क्या आया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस चक्र। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय और जैव रासायनिक चक्र नहीं होते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न आ जाएगा कि फास्फोरस चक्र में पारिस्थितिकी तंत्र, फास्फोरस चक्र देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। फास्फोरस चक्र पारिस्थितिकी तंत्र गैसीय जैव रासायनिक चक्र नहीं होता है, क्योंकि फास्फोरस और फास्फोरस आधारित पदार्थ आसानी से गैसीय अवस्था में प्रवेश नहीं करती है। गैसीय चक्र में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसी गैस शामिल होते हैं। चलिए देखिए प्रश्न कौन सा बन करके आ सकती है, मैं बतला देते हैं। प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि गैसीय चक्र में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गैसीय चक्र में कौन सी गैस शामिल होती है, तो याद रखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि गैसीय चक्र में शामिल आते हैं। याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 330वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। 330वां प्रश्न हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला में क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में किस ट्रैफिक स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होता है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में किस ट्रैफिक स्तर में सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होता है। पहले ट्रैफिक स्तर में उपभोक्ता, आगे देखिए शीर्ष ट्रैफिक में स्तर के उपभोक्ता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, तो इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग इसका प्रश्न क्या आया था। खाद्य श्रृंखला में किस ट्रांसफरिक स्तर पर सबसे अधिक ऊर्जा स्तर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पाद। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है समरी। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो आमतौर पर पौधे और अन्य प्रकाश संश्लेषण जीव होते हैं का ऊर्जा स्तर सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, ऐसा इसलिए क्योंकि वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र में सभी अन्य पोषक स्तरों के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत का प्रदान करती हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न बन करके आ रही है, मैं फिर से बता देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण किस तरह से कैसे परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा को रसायन ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण किस में परिवर्तित करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न यही बन करके ज़्यादातर आता है। मैं आप लोगों को बतला देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए प्रकाश संश्लेषण पूछा जाएगा आपसे प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण कैसे ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रत्येक क्रमिक पोषक स्तर पर ऊर्जा घटित की जाती है। जब ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक ऊर्जा स्थानांतरण होती है तो केवल 10% का ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जबकि यहाँ पे चयापचय क्या कह रहा है कि जबकि चयापचय प्रक्रिया एवं ऊष्मा नष्ट हो जाती है। याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। अभी हम लोग देखे थे तो 330 हो चुका है, अभी हम लोग 331वां प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पे 331वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड दोनों प्रकार के उल्टा और सीधा रूप दिखता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या आया था, कौन सा पारिस्थितिकी
पिरामिड दोनों प्रकार के उल्टा और सीधा का स्वरूप दिखता है। संख्या का पिरामिड, जय भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 20/7/2024 1 to 5 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग इसका आप लोग आंसर बतलाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। प्रश्न क्या आया था मैं फिर से पढ़ करके बतला देते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि कौन सा परिस्थितिकी पिरामिड दोनों प्रकार के उल्टा और सीधा स्वरूप दिखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। कौन कौन सा, तो संख्या पिरामिड, जय भार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए हम लोग इसका देख लेते हैं समरी क्या कह रहा है। यहाँ पे समरी कह रहा है, पहले हम लोग संख्या पिरामिड के बारे में जान लेते हैं। यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है, याद रखिएगा। आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यह पिरामिड यानी कौन सा पिरामिड है जो जीवों की संख्या को दर्शाता है, तो याद रखिएगा संख्या पिरामिड। चलिए आगे देख लेते हैं। यह सीधा जैसे घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में, ये उल्टा जैसे परजीवी खाद्य श्रृंखलाओं में हो सकती है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। जय भार का पिरामिड किसको कहेंगे, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यह पिरामिड प्रत्येक पोषी स्तर पर कुल जय भार जीवित पदार्थ का कुल द्रव्यमान दर्शाता है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। संख्या के पिरामिड की तरह यह सीधा जय वन परिस्थितिकी तंत्र में या उल्टा जैसे जलीय परिस्थितिकी तंत्र में, जहां फाइटोप्लैंक्टन जो प्लांक्टन के द्वारा तेजी से खाया जा सकता है। आगे देख लेते हैं। ऊर्जा पिरामिड किसको कहेंगे। यह पिरामिड प्रत्येक ट्रैफिक स्तर से माध्यमिक ऊर्जा को माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। आगे देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, समरी थोड़ा सा रह गया था। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, और हमेशा सीधा होता है, याद रखिएगा। ऊष्मा गति के दूसरे नियम चयापचय प्रक्रिया के द्वारा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में की जाती है, जिसके कारण ट्रैफिक स्तर को ऊपर की जाने वाले ऊर्जा घटती है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न, अभी हम लोग यहाँ पे लास्ट ज्योग्राफी का अंतिम हम लोग चरण में हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी हम लोग पूरा 337 प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा प्रश्न है। 232 कह रहा है कि 332 सॉरी कह रहा है भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 क्लास 11-12 ज्योग्राफी का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कौन सा प्रश्न बन करके आया था 11-12 में ज्योग्राफी का, यहाँ पे टीआरई 3 के लिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूरी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसा बन करके आया था। इसी स्तर से आप लोगों को तैयारी करना है, ताकि आप लोगों को टीआरई 4 आने में, अगर परीक्षा नज़दीक में है और टीआरई 4 आने वाले हैं, तो इसमें किसी तरह से दिक्कत और परेशानी ना हो। आप खुशी खुशी परीक्षा दीजिए, आप चयन हो जाइएगा। हमारे लिए यही सबसे बड़ी दुआएं हैं। चलिए देख लेते हैं। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए कहाँ पूछा हुआ प्रश्न है, तो बीपीएससी टीआरई 3 11-12 एग्जाम 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब में बहुत सारे प्रश्न आपको बतलाने वाले होंगे, लेकिन ये प्रूफ नहीं देंगे कि कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा गया है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये इसी बुक से मैं आप लोगों को पूरा 1200 प्रश्न करवाऊंगा प्रूफ के साथ कि कौन सा प्रश्न कहाँ पूछा गया था। इसीलिए मैं आप लोगों को कहते हैं कि आप हमारे चैनल पे बने रहें, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आपका सहयोग ही मेरा बल है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाए, सॉरी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। प्रश्न कौन सा आया था, तो मैं फिर से आप लोगों को बतला देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए कंचनजंगा, अन्नामुडी, महेंद्रगिरी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है समरी कि यहाँ पे देखिएगा, संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंडा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, झिंडा गिडा है, याद रखिएगा। कौन सा, तो जिंडा गिडा है, याद रखिएगा। अन्नामुडी यहाँ पे देखिए कौन सी है, तो जिंडा गिडा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1690 मीटर है, याद रखिएगा। इसे सीतामल्ला कोंडा और अरमा कोंडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। जाहिर सी बात है, आप कहाँ का भाषा जान रहे हैं, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है, तो याद रखिएगा तेलुगु बोला जाता है। तो यही भाषा में पर्वत को ही कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पे याद रखिएगा झिंडा गिडा। क्या है, तो झिंडा गिडा। आगे देखिए कहाँ है ये पर्वत, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है 1690 मीटर की है। इनमें सीताम्मा कोंडा और
अरमाकोंडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। यानी पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा सीताम्बाकोंडा और अमरकोंडा के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, केरला में अन्नामलाई पहाड़ी में अन्नामुडी जो 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन करके आती है, अच्छा से देख लीजिएगा, वीडियो को रोक करके और समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है कि केरला में अन्नामुडी क्या है, तो केरला के अन्नामलाई, यहाँ पे देखिए केरला का एक अन्नामलाई है जो अन्नामुडी 2695 मीटर, जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नामुडी है, जिसको अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा। कंचनजंगा जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत है, याद रखिएगा। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो याद रखिएगा सिक्किम में। कहाँ है, तो सिक्किम में, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 333 प्रश्न क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, हमें सहयोग की ज़रूरत है, आप सहयोग कीजिए, हमारे चैनल को शेयर जरूर कर दें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमें मोटिवेट होता है। चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। 333वां प्रश्न है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। क्या कह रहा है, भारत में शुष्क बिंदु बस्ती मिलती है। बीकानेर में, बाढ़ क्षेत्रों में, अरावली प्रदेश में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11-12 एग्जाम 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग समरी जान लेते हैं क्या कह रहा है। शुष्क बिंदु बस्ती यानी ड्राई पॉइंट स्टेम्पलमेंट, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। शुष्क बिंदु बस्ती उन स्थलों में पाई जाती है जो ऊंचाई वाले स्थानों पर स्थिति होती है। यानी कहने का मतलब है बस्ती कहाँ मिलेगी, ऊंचाई स्थानों वाले जो होंगे वहाँ पे शुष्क बस्ती मिलती है, ताकि बाढ़ से बचा जा सके और बेहतर जल निकासी हो। शुष्क बिंदु बस्तियाँ उन क्षेत्रों में बनाई जाती हैं जहाँ बाढ़ का खतरा अधिक होता है, ताकि जल भराव से बचा जा सकता है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न आ जाएगा कि बाढ़ से बचने और खतरा के लिए कौन सी बस्तियां बनाई जाती हैं, तो शुष्क बिंदु की बस्तियां बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती है, तो जस्ट अभी आपको बताया है कि बाढ़ का खतरा अधिक होता है, ताकि जल भर से बचने के लिए शुष्क बस्तियां का इस्तेमाल किया जाता है। बीकानेर थार मरुस्थल में स्थित है, याद रखिएगा। बीकानेर किस मरुस्थल में स्थित है, थार मरुस्थल में, जहां पानी की कमी होती है। यह बस्ती एक सूखी जगह पर विकसित हुई है, जहां भूजल स्रोतों का आसान पहुंच होता है। आगे देखिए, अरावली पहाड़ी में कई ड्राई पॉइंट बस्तियां हैं, विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात में हैं। यह लोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बसते हैं, ताकि जलभराव और मौसमी नदियों में बाढ़ लाया जा सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को बतला देते हैं। कह रहे कौन सा, यहाँ पे देखिए बीकानेर किस मरुस्थल में, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल में। आपसे प्रश्न आएगा तो बीकानेर जो राजस्थान का जो बीकानेर है वो किस मरुस्थल में स्थित है, तो याद रखिएगा थार मरुस्थल में। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा प्रश्न और बन करके आएगा। राजस्थान और गुजरात, एक है राजस्थान और दूसरा है गुजरात, या ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अधिक बस्ती बनाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए 334वां प्रश्न देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आया था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा दृश्य ग्रहण होता है, चंद्रमा सदृश ग्रहण होता है। मंगल, बुध, पृथ्वी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11-12 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बुध। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि आज हम लोग ज्योग्राफी खत्म करेंगे एग्जाम और पॉइंट व्यू को देखते हुए। अगस्त से पहले हम लोग पूरा 1200 प्रश्न खत्म कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। वीडियो थोड़ा अब धीरे धीरे हम लंबा करेंगे, ताकि टीआरई 4 आप लोगों के आने से पहले मैं क्लियर कर दूं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, चंद्रमा सदस्य ग्रह है, कौन सा, तो बुध। याद रखिएगा, हम लोग देख लेते हैं इसका समरी क्या कह रहा है। ग्रहों के मात्र बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो चंद्रमा के सतह चरणों से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। चंद्रमा का आकार बुध जैसा दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि चंद्रमा का आकार किस ग्रह के जैसा दिखता है, तो याद रखिएगा बुध ग्रह के जैसा दिखता है चंद्रमा का आकार। आगे देखिए, क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो आपका प्रश्न ये भी आता है कि क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है, याद रखिएगा। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं 335वां प्रश्न क्या कह रहा है। तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आया था कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है। देखिए तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो जैग्रोस, एल्बरूज, मकराना,
मकरान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11 12 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा एलब्रूज। क्या प्रश्न था फिर से बता देते हैं। तेहरान, ईरान की राजधानी क्या है, तो तेहरान। ईरान की राजधानी किस कहाँ है, तो तेहरान। तो इसी के बारे में प्रश्न आया था कि तेहरान किस पर्वत पर स्थित है, तो एलब्रूज पर्वत पर, याद रखिएगा। चलिए हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। तेहरान ईरान की राजधानी है, याद रखिएगा। तेहरान है ईरान की राजधानी। जो 14 मिलियन लोगों की आबादी वाला यह शहर विशाल एलब्रूज पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित है। देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछता है बोर्ड में। जो बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न है जो महत्वपूर्ण होता है, अगर आप पूरा बुक में, अगर ये बुक से आप देख लेते हैं प्रश्न को, तो टीआरई 4 में किसी तरह से दिक्कत और परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। मैं बार बार बतलाते हैं, हम भी जब परीक्षा दिए थे तो पूरा बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न क्लियर करके गए थे और अच्छा मार्क्स हो करके टीआरई 1 में हम लोग सिलेक्शन कर लिए थे। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो ईरान, यहाँ पे आप लोग बतला देते हैं कि ईरान की राजधानी कहाँ है, तो तेहरान, याद रखिएगा। चलिए कितना मिलियन की आबादी है, तो 14 मिलियन की आबादी वाले एक शहर है जो किस पर्वत पर अवस्थित है, तो एलब्रूज पर्वत पर, याद रखिएगा। चलिए 336वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा प्रश्न आया था 336वां। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। जीवाश्म के आधार पर मानव उत्पत्ति केंद्र कौन सा है। मध्य एशिया, अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, जेरूसलम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3 11 12 एग्जाम कब पूछा गया था, तो 22/7/2024 का है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका की रिफ्ट घाटी। प्रश्न क्या आया था फिर से पढ़ करके बतला देते हैं। जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति का केंद्र कौन सा था। देखिए यहाँ पे 2 बार प्रश्न मिल चुका है। पिछले वीडियो में भी देखिएगा तो आपको प्रश्न ये पूछा गया था और फिर दोबारा ये प्रश्न देखिए रिपीट किया है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड का पूछा हुआ प्रश्न। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी। हम लोग समरी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि जीवाश्म के आधार पर मानव की उत्पत्ति के लगभग 25 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जानवरों के द्वारा जिन्स होता है। इन जीवाश्मों के पूर्वी अफ्रीका और अफ्रीका के रिफ्ट घाटी के क्षेत्र से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए 337वां प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 337वां प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी का वैध कारण नहीं है, नहीं पूछा है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा कथन वनस्पतियों और जीवों की कमी की वैध कारण नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। वृहद पैमाने पर योजनाओं का विकास, आगे देख लेते हैं क्या है, तो कृषिगत फैलाव, चराई, जलाने वाली लकड़ी का एक कारण है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पूछा हुआ प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 3 11 12 22/7/2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। इनका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, चराई, जलाई की लकड़ी की एक कारण है। कौन सा, तो चलिए इसका हम लोग समरी देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा पूरा आप लोगों को। चलिए देखिए चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह से वनस्पतियों और जीवों को बहुत अधिक कमी नहीं होती है। गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा अपने जीवन को बनाए रखने के लिए की जाती हैं। अगर चराई सही तरीक़ा से की जाए तो इससे वनस्पतियों और जीवों को बहुत अधिक नुकसान नहीं होता है, लेकिन अत्यधिक चराई से वनस्पतियों और जीवों को नुकसान होती है। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि अत्यधिक चराई से वनस्पति और जीवों को नुकसान होता है, याद रखिएगा। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए यहाँ तक ही 337 प्रश्न। आज हम लोग यहाँ पे द इंड यानी ज्योग्राफी का द इंड क्या है, द इंड कर दिए हम लोग ज्योग्राफी का पूरा प्रश्न। 337 प्रश्न हम लोग पूरा ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं। यानी इस बुक से हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। 1 से लेकर के अभी तक हम लोग 337 प्रश्न टच कर चुके हैं, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो अगर नहीं देखें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का तो देख लें, आप लोगों के पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहें। कल से हम लोग पॉलिटिकल साइंस चालू करेंगे नया ऊर्जा के साथ। चलिए आज तक का वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। हाँ, एक बात और आपसे जवाब लेना चाहते हैं हम, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। अगर आप लोगों को संडे के दिन मैं 6 से लेकर के 12 तक क्लास देना चाहता हूँ, टॉपिक वाइज 6, 7, 8, 9, 10 जो SCERT और NCERT का 1 लाइनर
होगा प्रश्न। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो यहाँ तक ही हम समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए आज के लिए धन्यवाद।